जय श्री श्याम। हम अच्छे हैं भाई, तुम कैसे? घर में सब लोग कैसे बताओ? लकी, राधे राधे। बना लिए? चलिए, तो कल हम बात कर रहे थे आपसे क्यूब एंड कोर टेस्ट के बारे में, जहां पे हमने बात किया था कि जो एवरेज स्ट्रेंथ आता है अपने पास सिलेंडर जिसे हम कोर कहते हैं, वह क्यूब के 0.85 रहता है। और अपने पास जो ये स्ट्रेंथ था अपने पास किसका? सिलेंडर का, जिसे हमने अपने पास कोर भी कहा था, यह है अपने पास क्यूब के स्ट्रेंथ के कितना होता है? 0.8 टाइम्स होता है। और अगर हम क्यूब की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह अपने पास सिलेंडर की स्ट्रेंथ के 1.25 होता है, 1.25 होता है। ओके, तो मैंने कहा था कि अगर इंडिविजुअल टेस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें तो मतलब एक हमने कोर पे करा और एक हमने सिलेंडर पे करा, तो जो स्ट्रेंथ होगा सिलेंडर का अगर इंडिविजुअल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वह 0.75 एफ क्यूब के बराबर आता है। ये हमने कल इतना हम बता चुके थे आपको, इतना हम आपको कल बता चुके थे। जय श्री श्याम, इतना कल हम आपको बता चुके थे। ठीक है, चलिए, तो आज उससे आगे की क्लास के बारे में बात करते हैं, जो भी हमने कल तक डिस्कस कर चुके थे हम अपनी क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह होता है अपने पास पॉइजन रेशो। क्या है? पॉइजन रेशो। और जो पॉइजन रेशो होता है, पॉइजन रेशो ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये हमारे पास क्या होता है? इसका जो सिंबल होता है पॉइजन रेशो का, वह अपने पास म्यू या 1/m करके आता है। म्यू के सिंबल कैसा आता है? म्यू या फिर m करके आता है। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं पॉइजन रेशो की। पॉइजन रेशो अपने पास क्या रहता है? इट इज ए रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कहता है कि कोई भी अपने पास आरसीसी में कोई मेंबर है, उसके लेंथ में जो आ रहा है स्ट्रेन उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जो विड्थ में आता है उसे बोलते हैं लेटरल। तो ये बताता है हमारे पास म्यू को। और अगर कंक्रीट के लिए बात करें, अगर म्यू कंक्रीट के लिए बात करें तो 0.1 से लेकर 0.2 वेरी करता है हमारे कंक्रीट के लिए। 0.1 से 0.2 तक वैल्यू आती है कंक्रीट के लिए। और अगर इलास्टिक मटेरियल की बोल रहे तो 0.25 से 0.42 होती है इलास्टिक मटेरियल के लिए। किसके लिए? इलास्टिक मटेरियल के लिए। और अगर आरसीसी का पूछ ले तुमसे, माइल्ड स्टील का पूछ ले, तो 0.286 होती है। किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, अरे हिंदी में नोट नहीं कर सकते, हिंदी में बोल सकते हैं बेटा। अगर हिंदी में बोल नोट करने लगे तो फिर हमें सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो दोनों चीजें कंबाइन करके चलेंगे तो फिर अपने पास जो मेन पर्पस होता है ना बताने का, जो क्वालिटी रहता है वो चीज निकल नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ स्किप रह जाता है। इसलिए हम ये लिख रहे हैं इंग्लिश को, हिंदी हम बोल देते हैं। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशो को पॉइजन रेशो कहा जाता है।
लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशो को पॉइजन रेशो कहा जाता है। 0.1 से 0.2 होता है कंक्रीट के लिए, इस पॉइजन रेशो का वैल्यू 0.1 से 0.2 होता है कंक्रीट के लिए, 0.25 से 0.42 होता है इलास्टिक मटेरियल के लिए, और 0.286 होता है माइल्ड स्टील के लिए। और ये आप जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। देखो, अगर इंजीनियरिंग पॉइजन रेशो की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और अगर जनरल वे की बात करें तो वो नेगेटिव में मिलता है और पॉजिटिव में मिलता है। ठीक है, इंजीनियरिंग पॉइजन रेशो की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, इसलिए जब भी आप कोई बुक पढ़ोगे तो वो सिर्फ मोड में मिलेगा, और जब कोई नॉन टेक वाली बुक पढ़ोगे तो वो मोड में आपको नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, हाँ, ह्यूमन टिश्यू में -1 होता है ना, ह्यूमन टिश्यू में -1, रबड़ कोर्क में, रबड़ अपने कोर्क में 0, रबड़ में 0.5, लास्ट अपने पास गिलास के अंदर 0.05, कंक्रीट में 0.1 से 0.2, अपने पास एल्यूमिनियम के अंदर 0.33, इसके अंदर अपने पास माइल्ड स्टील के अंदर 0.286, और 0.3 होता है अपने पास इलास्टिक में, 0.5 होता है प्लास्टिक में, और और भी बहुत सारे है, मतलब नंबर ऑफ मटेरियल है भाई, कितना भी बोल लो आप। पॉइजन मीन्स क्या होता है भाई? अब मैं तुमसे पूछूं कि जितेंद्र का मतलब क्या होता है, नीरज का मतलब क्या होता है, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये नाम ही है इनके। तुम कल पूछोगे कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, तुम फिर कहोगे एक ऐसी चीज जिसको हम सोच सकते थे अब हम बना सकते हैं, वो इंजीनियरिंग करता है। तो सर सोचने का मतलब क्या होता है? फिर तुम कहोगे सर सोचने का मतलब क्या होता है? मैं कहूँगा तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ चीज थॉट होती है, विचार, सर विचार क्या होता है? तो ये अनंत है, इसका अंत नहीं होता। नहीं, जहर नहीं होता, वो पॉइजन होता है, वो अलग चीज है। हाँ, फिर क्या हो गया? अनंत क्या होता है? भाई नाम है ये, नाम क्या है? नाम। जितेंद्र क्या हो गया तुम सब? तब तुम सही तो हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हें कुछ चेंज तो हुआ है इन दिनों में। सब संतुलन सही है बेटा? बताओ कोई दिक्कत है तो हमें, हमारे वश में हुआ तो हम सोचेंगे। हमें लग रहा है तुम अपने पास मतलब कि ठीक नहीं लगे तुम, बताओ कोई दिक्कत है तो, क्योंकि हमें लग रहा है तुम्हारी बातें देखकर हमें कुछ अजीब लगता है। टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कल इंडिया हार गई ना, तो तुम्हारे देखने से जीत जाएगी क्या जो तुम कल देख रहे थे? हैं? ठीक है, चलिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें कंक्रीट की कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है? तो नाम से दिख रहा होगा, ये हमें कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताता है? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब एक बात बताओ कि कंक्रीट का कौन सा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, टेंसाइल या कंप्रेसिव? जल्दी से बताइए कि टेंसाइल और कंप्रेसिव में से कौन सा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is less than compressive strength of concrete। कोई बताना चाहेगा क्यों?
कोई बताना चाहेगा क्यों? क्यों कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके कंप्रेसिव से बंद कम होती है? ब्रिटल नेचर। बिल्कुल, मुझे भी पता था तुम यही बोलोगे, लग भी रहा था मुझे। लिख लो, ड्यू टू फाइन क्रैक्स एंड पोरस स्ट्रक्चर, ड्यू टू फाइन क्रैक्स एंड पोरस स्ट्रक्चर। क्या रीजन होता है इसका कम होने का? ड्यू टू फाइन क्रैक्स एंड पोरस स्ट्रक्चर। सर इसका मतलब क्या होता है? बात आती है कि सर इसका मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, क्या आपने कंक्रीट बनते हुए देखा है? एक बात बताओ, क्या आपने कंक्रीट बनते हुए देखा है ना? सभी ने देखा होगा भाई, मैं तो यही मान के चलता हूं कि सभी ने देखा होगा। तो राठौड़ बेटा लिख लेना कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में कम होता है। कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव की तुलना में कम होता है। अब देखिए, ये आपने कंक्रीट बनाया, ये आपने कोई कंक्रीट बनाया और इस कंक्रीट के अंदर ये आपने एग्रीगेट लगा दिए, मतलब कि लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे से वॉइड्स हो गए इस तरीके से, ये सीमेंट हो गया। आपने पहले आपने फोर्स लगाया कंप्रेसिव नेचर का। आपने फोर्स कैसा लगाया? कंप्रेसिव नेचर का। मुझे एक बात बताओ, आपने जब इसको बना हुआ देखा होगा तो आपने एक चीज तो नोटिस करा होगा कि इसमें छोटे छोटे से वॉइड्स होते हैं। जब आप इसको मिक्सिंग कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि इसमें आपने छोटे छोटे से वॉइड्स तो देखे ही होंगे, है ना? तो जब ये कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो जो ये छोटे छोटे वॉइड्स हैं वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? तो कम हो जाएंगे। तो यहां पर होता क्या है? ड्यू टू कंप्रेसिव लोडिंग, ड्यू टू कंप्रेसिव लोडिंग माइनर cracks are filled by minus cracks are filled। ओके, अब ये बताओ कि जब मैं टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहा हूं तो जो ये छोटे छोटे वॉइड्स हैं, जो इसके अंदर छोटे छोटे से वॉइड्स हैं, वो बढ़ेंगे या कम होंगे? ये छोटे छोटे से जो वॉइड्स हैं वो टेंसाइल नेचर में वो बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो ड्यू टू टेंसाइल लोडिंग, ड्यू टू टेंसाइल लोडिंग cracks between aggregates are increase। और जैसे ही क्रैक्स ज्यादा होंगे ये टूट जाएगा, जैसे ही क्रैक्स ज्यादा होंगे तो ये टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाने के कारण से इसे ब्रिटल कहते हैं। तो जल्दी टूट जाने के कारण से ब्रिटल बोला है, तो ब्रिटल नेचर इसका कारण नहीं है कम होने का। कारण क्या है इसके स्ट्रेंथ कम होने का? क्योंकि टेंसाइल में हमारे जो क्रैक्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिस कारण से स्ट्रेंथ हमें कम मिलती है। और यही कारण है कि हम कंक्रीट को हम ब्रिटल कहते हैं। समझ गए क्या? समझ गए? तो अब से कभी भी ब्रिटल मत कहिएगा। क्या बोलोगे? कि उसमें फाइन क्रैक्स और पोरस स्ट्रक्चर होते हैं जो टेंसाइल लोडिंग में बढ़ जाते हैं, जिस कारण से स्ट्रेंथ हमें जो ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी? कम होगी। हाँ, उल्टा हो गया। राठौड़ बेटा लिख लेना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में कम होता है, क्योंकि कंक्रीट में
कंक्रीट में फाइन क्रैक्स, कंक्रीट में फाइन क्रैक्स टेंसाइल लोडिंग में बढ़ जाते हैं। कंक्रीट में फाइन क्रैक्स टेंसाइल लोडिंग में बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चले आगे चले। अब आपसे ये पूछ ले कि भाई कितना होता है, भाई आपसे पूछ ले कि चलो कम होती है, कितना कम होता है ये तो बताओ। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होता है, 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो एक कंप्रेसिव के कितने परसेंट होता है, 10%। और अगर रेंज में पूछ ले तो रेंज में होता है 7 से 15%। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कितने रेंज में होता है तो याद रखिएगा 7 से 15 या 10 से 15 आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पेपर में पता है एक बार डीएमआरसी वाले पेपर में क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कितना निकल के आएगा, 0.1। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.1। बिल्कुल सही, 1/10। क्लियर है ना भाई। 10% है, 10% है, परसेंटेज हटा दो तो एक कट गया, तो ये कितना बन गया, 0.1। तभी तो वो चीज नोट करके बताते हैं और यही पूछते। कल जेपीएससी वाला पेपर देखा, जेपीएससी वाला पेपर, एई का पेपर, जेपीएससी एई का पेपर देखा, उसमें ऑब्जेक्टिव देखना तुम्हारे पेपर से कितने बने। इसका पहले तो ऑब्जेक्टिव पेपर देखना तुम्हारे नोट से कितने क्वेश्चन फंस चुके हैं। क्वेश्चन देखना कितने क्वेश्चन फंसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, जितना भी तुमने सब्जेक्ट पढ़ा है। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा एस्टीमेट, तुमने ये पढ़ा होगा स्टेल, तो वहां से देखना मोस्टली क्वेश्चन नोट से फंसे। इवन कन्वेंशनल क्वेश्चन थे वो भी अपने यहाँ से आए, कन्वेंशन क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो। देखना ऑब्जेक्टिव। और कल मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन देखा, कन्वेंशन भी मोस्टली फंस गया। देखो पहला 8 नंबर का क्वेश्चन, अजम्पशन ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस करवाया था नहीं करवाया, अजम्पशन ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस करवाया था नहीं करवाया, करवाया था। उसके बाद में ये फिक्स होता है, यहाँ पर अपने पास सपोर्ट है, और यूडीएल कितना आएगा 11.67 MP/L², करवाया था नहीं करवाया, करवाया था नहीं करवाया, करवाया था। उसके बाद में ये टी वाला सेक्शन 20 नंबर का, सेम डाटा वही 120 20 180 20, कितना निकलेगा 6 फैक्टर यहाँ से, 6 फैक्टर 20 नंबर का क्वेश्चन कितना बताया था, 6 फैक्टर इसका निकलेगा 1.77, ये 20 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 20 और 10 नंबर के जंक्शन 50 नंबर का क्वेश्चन आया था पूरा, और वो भी अपने नोट्स के अंदर से। पूरा फंस जाता है, बस प्रैक्टिस करते रहो। क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेथड्स की। मेथड टू फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
जेपीएससी का फुल फॉर्म वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें नहीं पता। बताओ भाई क्या है? हाँ ठीक है। तो फॉलोइंग टेस्ट होते हैं। तुम यूपी में रहते, तुम्हें ये नहीं पता कि कल झारखंड में पेपर हुआ, वो भी एई का। बताओ, है सरफराज, जॉब नहीं लेना चाहते तुम? बेटा नॉलेज रखो, कौन कौन से पेपर निकल रहे, उन पेपरों को देखो, वही क्वेश्चन आपके अपने पेपर में फंस जाते हैं, याद रखना। पहला है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, दूसरा अपने पास होता है फ्लेक्सुरल टेंशन टेस्ट, और तीसरा होता है स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। ये रहे 3 टेस्ट। तो 3 तरीके से हम निकालते हैं। नॉलेज देखो रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं स्टेट में पेपर होता है ना, तो आपके पेपर उनमें से ही बनते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा करो जितना हो सके। नहीं, बस क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाना ज्यादा। सुदीप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करो। ठीक है, नोट कर लिया। टेंसाइल स्ट्रेंथ को निम्न मेथड से निकाल सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ को निम्न मेथड से निकाल सकते हैं। इनका नाम लिख लेना राठौड़, इनका नाम लिख लेना। अब पहला नाम क्या है? डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, इसके अंदर लिख लो, इसके अंदर लिख लो, यह मेथड इज डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में लिखिए, इस मेथड से कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को नहीं निकाला जाता है। इस मेथड से कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को नहीं निकाला जाता है। प्रैक्टिकली it is very difficult. Practically it is very difficult to perform this test due to following reason. निम्न कारणों के कारण से इसे कंक्रीट पर नहीं किया जाता है। पहला ब्रिटल नेचर ऑफ कंक्रीट। दूसरा नॉन होमोजेनियस मटेरियल। वैसे हम कंक्रीट को मिक्सिंग होमोजेनियस करना चाहते हैं, बट आप कुछ भी कर लो, आपका कंक्रीट नॉन होमोजेनियस ही रहता है। देख सकते हैं आप अलग अलग मटेरियल करके। स्ट्रेस
stress distribution is not uniform at failure plane. अब देखिए होता क्या है, अगर हम इस टेस्ट की बात करें, तो यहां पर एक मोल्ड बनाया जाता है, जो कि देखने में आपके पास कुछ इस तरीके से रहता है. कितना? 150, 100, 200. ये 100 mm, ये है 100 mm, और जो लेंथ है ये होती है 200 mm. ठीक है. और नाम क्या है? डायरेक्ट टेंशन. तो इसके ऊपर डायरेक्ट टेंशन फोर्स लगा दिया जाता है. अब एक बात बताओ, तुम्हारा कंक्रीट हाँ थोड़ा लंबा करेंगे उसको, बिल्कुल सही, इसको लंबा कर लो. पर वैसे बता देता हूं, इसको शायद इसमें 150, 300 वाला रहता है. 150, 300 वाला. इसमें आपके पास जो रहेगा वह यही रहेगा. ये रहा. हम तो भूल गए, अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे. अभी तो हमारे पास ये है, ये अपने पास मेंबर है. इसको बीच में से कट करोगे यहाँ से, आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से. ये वाला डायमेंशन, ये वाला और ये वाला इनमें. ठीक है. चलिए 150, 700. सीटी कितने दिन का है? 3 दिन. और वो फ्लेक्चरल में यूज करते हैं, जो अपने पास है ना, तो अपने पास 150, 700 ये अपने पास फ्लेक्चर में यूज करते हैं. सर ने सही लिखवाया है, उसे फ्लेक्चर में करते हैं. यहाँ पर अलग रहता है सर, 150, 300 या कुछ अलग रहता है यहाँ पर साइज. ठीक है. वो अपने पास दूसरा रहता है, जिसमें हम बात करते हैं ना अपने पास क्या नाम था, फ्लेक्चरल. उसके अंदर अपने पास ये होगा. अब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, इस जगह से और इस जगह पर. ये ठीक है. टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा दिया तो बहुत ऊपर चलेगा भाई. ठीक है. तो ये टेंसाइल नेचर का फोर्स लग रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. अब क्या होगा कि तुम्हें पता है 100, 100, 500 बताया है गूगल पे. हाँ तो ये वाला हो सकता है 100, 100, 500. हाँ तो ये अपने पास 100 हो गया, ये अपने पास 100 हो गया, ये अपने पास 500 हो गया. ठीक है. ये मान लो. तो अपने पास यहाँ पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया. आपको पता है कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है. आपको पता है कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? कम. जैसे ही आप फोर्स लगाओगे वो यहाँ से 90 डिग्री पर टूट जाता है. कंक्रीट जो अपने पास यहाँ पे सेंटर में से अपने पास यहाँ से 90 डिग्री पर क्या हो जाता है? टूट जाता है. अब हुआ क्या
जैसे लोड लगाया और सडनली से टूट गया, हमें पता ही नहीं चला कि सच में यही स्ट्रेंथ थी। और इसका कारण यहाँ पर क्या होता है, इसके अगर हम कारण की यहाँ पर बात करें तो इसके कारण यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। एक तो पहली बात कि कंक्रीट ब्रिटल नेचर का है, वह डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो फेलियर तक कब पहुंचा। नॉन होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि कहीं पे कंक्रीट है, कहीं पर अपने पास सीमेंट है और कहीं पर एयर वॉइड्स, तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ जो स्ट्रेस लग रहा है वो पूरे मेंबर पे लग रहा है या कहीं किसी गैप पर। और जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो भी यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो पाता, जिस कारण से हम मान के चलते हैं कि यह टेस्ट करना ठीक नहीं है। मतलब अब हम क्या करेंगे कि जब भी टेंसाइल लोडिंग का हमें फाइंड करना है ना, तो उस पर टेंसाइल नहीं लगाएंगे। सेकंड है फ्लेक्सुरल, तो उसमें हम बेंडिंग लगाते हैं। सेकंड है स्प्लिट सिलेंडर, तो उसमें हम कंप्रेसिव लगाते हैं। ठीक है, तो वही हम बताएंगे आपको। अरे भरोसा तो किसी पे ही नहीं है भरोसा तो किसी पे ही नहीं है, बट साइज थोड़ा ऐसा ही रहता है। 100 700 वाला या 600 वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सुरल में यूज करते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, बस यूं कहते हैं कि अगर कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें फाइंड करना है तो हम किस मेथड का यूज करते हैं, तो आंसर होता है फ्लेक्सुरल। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, अगर बनता भी है तो ये चांसेस होते हैं कि बनने के, जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कि क्या कारण है कि टेंसाइल को कंक्रीट पर डायरेक्ट टेंशन टेस्ट का यूज नहीं करते। ब्रिटल, नॉन होमोजीनियस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, बना लिया। दूसरा अपने पास होता है फ्लेक्सुरल टेंशन टेस्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हम कंक्रीट की फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसके अंदर in this test concrete टेंसाइल, ये बेस्ट मेथड है, टू फाइंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए अगर तुमसे पूछे कि बेस्ट मेथड कौन सा है टेंसाइल का, तो आंसर फ्लेक्सर ही करेंगे। क्या करेंगे? फ्लेक्सर ही करेंगे। इन दिस टेस्ट कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज फाइंड ऑन द mold which size depend on size of aggregate। इस टेस्ट में कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक मोल्ड की हेल्प से फाइंड करते हैं।
मोल्ड की हेल्प से फाइंड करते हैं, जिसका साइज एग्रीगेट के साइज पर डिपेंड करता है, जिसका साइज एग्रीगेट के साइज पर डिपेंड करता है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक मोल्ड की मदद से निकाला जाता है, जिसका आकार एग्रीगेट के आकार पर निर्भर करता है, जिसका आकार कंक्रीट के आकार पर एग्रीगेट के आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर यहां पे देखें, ये अपने पास टेबल है, ठीक है। तो यहां पे है साइज ऑफ एग्रीगेट, यहां पे आपके पास होगा साइज ऑफ मोल्ड। एक बात बताओ, जब अगर एग्रीगेट का साइज 20 या 20 से ज्यादा होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मोल्ड की साइज कितना होगा? जल्दी से बताइए। 150। और अगर 20 से कम था तो हम तो गिट्टी बोल देंगे। जब पेपर में होता है तो वहां देखना एग्रीगेट भी लिख देते हैं, इसलिए दोनों का पता होना चाहिए हमें। आज के टाइम पर क्या करते हैं कि जिनका हिंदी थोड़ा सा टफ रहता है तो उस इंग्लिश को ही है ना हिंदी में करके रिपीट करके बना देते हैं। देखना कभी कभी एसएससी का पेपर हो तो उसमें देखना, ठीक है। अगर साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm या उससे ज्यादा है तो साइज जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 15 150 इंटू 150 इंटू 70 इंटू 70 700 mm। और जब साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm से कम हो तो लेके चलते हैं 100 इंटू 100 इंटू 500 mm, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से लेके चलते हैं। हाँ तो ऐसे ही होता है भाई, यही तो हम कह रहे हैं। इसलिए मीनिंग दोनों का पता होना चाहिए। आज के टाइम पर आपको लगता है कि मैं सिर्फ हिंदी पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज के टाइम क्या हो चुका है, तो सब लोग मान के चलते हैं कितना नॉलेज तो आपको पूरा होगा। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक मोल्ड की मदद से निकाला जाता है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक मोल्ड की मदद से निकाला जाता है, जिसकी साइज एग्रीगेट के साइज पर निर्भर करता है, जिसका साइज एग्रीगेट के आकार पर निर्भर करता है। और ये बना लो कि अगर एग्रीगेट का आकार 20 या 20 से ज्यादा होगा तो जो मोल्ड है उसका साइज कितना होगा? 15 15 700 150 150 700 mm। और अगर एग्रीगेट का साइज 20 से कम हुआ तो कितना होगा? 100 100 500 100 100 500। इसको ही क्यूबॉइड बोलते हैं, इसी को ही प्रिज्मोइडल भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोसीजर पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि मोल्ड बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अपने पास मोल्ड बना दिया, यहाँ पे हमने मोल्डर बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये बीच में से कट करके देख लो, कट कर लिया, यहाँ पे बना दो, ठीक है।
अब इसका जो साइज है ये वाला साइज, ये वाला, ये वाला, मैं दोनों टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो सकता है, 700 भी और 500 mm भी। यह हो सकता है 150 भी और 100 mm भी। ये भी 150 और 100 mm दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे लोडिंग और यहाँ पे लोडिंग लगा दो, यहाँ पे लोडिंग और यहाँ पे लोडिंग लगा दो, और इनको कनेक्ट करके लोडिंग लगा दीजिए। किस रेट से, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट अप टू दी फेलियर। इस लोडिंग को लगाओ और किस रेट से बढ़ाते रहो, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट से बढ़ाते रहो, ठीक है। और जो सपोर्ट होता है ना नीचे मेंबर का, और नीचे जो अपने पास सपोर्ट होता है वह भी अपने पास कहाँ पे लगे होते हैं, एक लगे हैं यहाँ पर और एक लगे हैं यहाँ पर। और इनका जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो रखी जाती है अपने पास कितना, वो रखी जाती है कितना, एक तो 60 या फिर 40 सेंटीमीटर इतना रखा जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट समझ गए, अरेंजमेंट समझ गए क्या। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं नाम है इस अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग का, इस अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग का एक नाम है अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग इन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसे कहते हैं थर्ड पॉइंट लोडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, थर्ड पॉइंट लोडिंग कंडीशन, ओके। इसमें होता क्या है, जो ये लोडिंग लगाते हैं ना, जितना भी स्पान होता है उस स्पान के यहाँ से L/3 होगा, ये यहाँ से L/3 पर होगा और ये यहाँ से L/3 पर होगा। इस कारण से इस लोडिंग को थर्ड पॉइंट लोडिंग कंडीशन कहते हैं, थर्ड पॉइंट लोडिंग कंडीशन कहते हैं। लोड तो एक तरह से कंप्रेसिव लोड हुआ ना। अब तुम पूरी बात सुनते ही नहीं, यही तो बात है नीतीश बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने के। तुमसे क्या कहे, पूरी बात सुनो पहले, ठीक है। अरे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर। सुदीप देख रहे हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इन्हें बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। इन्हें यहां पर क्या बोलेंगे, सपोर्ट, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या कि मैंने दो सपोर्ट लिए, उन दो सपोर्ट के ऊपर इसको रख दिया। रखने के बाद अरेंजमेंट कुछ ऐसे बनाया कि यहां से और यहां से कितने पे लग रहा हो, L/3। तो ये L/3, ये L/3, तो बीच में भी कितना बचेगा, L/3। जो लोडिंग का रेट है वह 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट से लगाया और इंक्रीज करते रहे, ओके, इंक्रीज करते रहे। तो जो ये बीम है, जो आपके पास ये बीम है, वो कैसे फील करेगा, वो कैसे फील करेगा, वो ऐसे ऐसे होने लगेगा क्या, क्या वो ऐसे होने लगेगा क्या, क्या वो ऐसे होने लगेगा क्या, तो वो बैंड होने लगेगा। तो क्या वो बैंड होने लगेगा, तो आपको पता है कि जब वो बैंड होने लगेगा तो ऊपर के सरफेस पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। जब वो ऐसे बैंड होने लगेगा तो ऊपर के सरफेस पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव। और नीचे वाले सरफेस पर क्या जनरेट होगा, नीचे वाले सरफेस पर क्या जनरेट होगा, टेंसल जनरेट होगा। और आपको पता है कि जो अपने पास टेंसल स्ट्रेस है वो कुछ इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा। किस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा। यहाँ पे क्यों, नीचे टेंसल है, यहाँ फाइबर पे टेंसाइल है और यहाँ फाइबर पे
क्या है, कंप्रेसिव है। तो ये टेंसाइल के कारण से जो ये क्रैक्स है वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाएंगे ऐसे, और जैसे ही ये क्रैक्स आना स्टार्ट होगा ना, हम रोक देंगे, हम कहेंगे रोक देंगे, रुक जाओ नहीं तो ये गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ये डिफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक रजिस्ट नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि टेंसाइल में ये कैसा शो करता है, बिल्कुल कैसा, ब्रिटल। बट याद रख लेना कंप्रेसिव में ब्रिटल नहीं है, कंप्रेसिव में बोलते हैं कि इलास्टिक प्लास्टिक है, या इलास्टिक प्लास्टिक कुछ करके होता है, वैसे शो करता है ये, समझ गए। टेंसाइल के अंदर ही ब्रिटल शो करता है, पर जब कंप्रेसिव लगाओगे तो ये दबता जाएगा, फिर दबाओगे फिर दबता जाएगा। तो कंप्रेसिव के अंदर ये कंप्रेसिव अपने पास ब्रिटल शो नहीं करता, वहां पे करता है इलास्टिक प्लास्टिक। ओके, ये बात भी याद रखना, ऐसा ना हो तुम गलती कर दो। तो जैसे ही ये क्रैक्स आना स्टार्ट हुआ, हमने कहा रुक जाओ, यहाँ पे हमने टेस्ट को रोक दिया, हमने यहाँ पर टेस्ट को रोक दिया। ओके, इसके बाद बनाओ, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्रैक्स आने पर क्या क्या होता है, क्रैक्स आने पर यहाँ पर क्या क्या होता है। और हमने ये क्रैक का डिस्टेंस भी मेजरमेंट किया कि ये यहाँ से या फिर यहाँ से कितनी दूरी पर आ सकते हैं। इसको हमने बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ए, कितना बोल दिया हमने, इसको ए बोल रखा है। यहाँ से भी कितना आया, ए बोल दिया, ठीक है। चलो बनाओ इसको। बना लिए, चलिए ठीक है, लिख लेना, लिख लेना। ये ए यहां पर क्या था, ए डिस्टेंस ऑफ क्रैक, डिस्टेंस ऑफ क्रैक फ्रॉम सपोर्ट, डिस्टेंस ऑफ क्रैक फ्रॉम सपोर्ट। ठीक है, ए क्या है, ये डिस्टेंस है क्रैक्स का, कहां से, सपोर्ट से, कहां से, सपोर्ट से। ठीक है, अब देखना इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, सेंटर पे ज्यादा क्या होता है, डोमिनेटिंग क्या होता है, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट? एक बात बताइए कि सेंटर पे ज्यादा अपने पास रोल किसका होता है, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट? तो मोस्टली का आंसर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, सिर्फ किशन को छोड़कर। बेटा बादाम खाओ तुम। फिर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट पे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, शियर या बेंडिंग, शियर या बेंडिंग? तो आप क्या होगे, तो आप क्या होगे कि सर शियर होता है। अगर मैं सपोर्ट से सेंटर के बीच में पूछूं तो कहूंगा क्या डोमिनेटिंग होता है, तो आप कहेंगे सर शियर बेंडिंग। तो आप क्या कहेंगे, शियर एंड बेंडिंग। ओके, तो सेम बात यहां पर आती है कि अगर इस A का वैल्यू 20 से ज्यादा है, अगर इस A का वैल्यू 20 से ज्यादा है, किसके लिए, 15 15 70,
15-15-70 वाले के लिए, या फिर 13.3 से ज्यादा है किसके लिए? 10-10-50 सेंटीमीटर। समझ गए ना? समझ गए? ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकलती है, जो हमारे पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकलती है उसे कहते हैं कि PL/BD स्क्वायर से निकाल लो, इस फॉर्मूले से निकाल लो। अभी दूसरा केस, दूसरे केस में कहता है कि अगर इस A का वैल्यू, अगर इस A का वैल्यू अपने पास 20 से कम है, 20 से क्या है? कम, और 17 से ज्यादा है, मतलब सिंपल सा कहें कि इस A का वैल्यू लाई कर रहा है 20 से 17 सेंटीमीटर के बीच में, और इसी का वैल्यू लाई कर रहा है किसके बीच में? अपने पास 13.3 से 11 सेंटीमीटर तक। ये तो किसके लिए हो गया? 15-15-70 के लिए, और ये किसके लिए हो गया? 10-10-50 के लिए। इनके लिए अपने पास ये करेक्स का डिस्टेंस हो गया। अरे भाई क्या कर रहे? हाँ, तो वॉइस सुन लो, हमारा वॉइस बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो चलिए। तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है 3PA डिवाइड बाय BD का स्क्वायर। ठीक है, और एक तीसरा रेंज और बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कहना क्या चाहता है इसके अंदर, और एक तीसरा केस और बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि बंदा क्या कहना चाहता है। देखिए, अब कह रहा है कि A 20 से ज्यादा है, A 20 से ज्यादा है किसके लिए? 15-15-70 के लिए, और 13.3 से ज्यादा है किसके लिए? 10-10-50 के लिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट से जो ये क्रैक्स है वो थोड़ा दूर है। यह जो सपोर्ट से जो एक क्रैक्स आ रहा है वो क्या है? दूर है। अगर सपोर्ट से जितना दूर होगा तो हम यही तो मान के चलेंगे कि वो सेंटर के पास है, हम यही तो मान के चलेंगे कि वो सेंटर के पास है। और सेंटर पे क्या होता है? सेंटर पे क्या होता है? बेंडिंग। और बेंडिंग के अंदर से भी नीचे से क्रैक्स आ रहे हैं, तो हम ये क्या बोलेंगे? यह क्रैक्स बेंडिंग में टेंशन के कारण से आ रहे हैं। हम क्या मान के चलेंगे कि यह जो क्रैक्स आ रहे हैं वो बेंडिंग में टेंसल के कारण से आ रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है PL डिवाइड बाय BD का स्क्वायर। PL डिवाइड बाय BD का स्क्वायर। हमने कहा कि जब A का वैल्यू 20 से 17 के बीच में हो, 15-15-70 वाले के लिए, और 13.3 से 11 के बीच में हो, 10-10-50 वाले के लिए, तो यही वैल्यू अपने पास
फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो होगा वह होगा P3 PA, सिंपल से बताते हैं, इस L की जगह पर अगर आप 3A रख दोगे तो आप इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंस, कि हमारा जो क्रैक्स है वो अब कहां जा रहा है, सपोर्ट के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्रैक्स है वो कहां पे जा रहा है, सपोर्ट के पास। तो हमने कहा सपोर्ट के पास जा रहा है तो मतलब कहीं शियर बेंडिंग दोनों होगा, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तब भी इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। पर जब अपने पास यह 15 15 70 अपने पास 17 से कम हो और 10 10 50 वाले के लिए 11 से कम हो, इसका मतलब ये क्या है कि बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक आ चुका है। और आपको पता है कि सपोर्ट के पास कौन होता है, आपको पता है ना कि सपोर्ट के पास कौन होता है, शियर। तो शियर के कारण से टेंसाइल तो जनरेट नहीं होता भाई, शियर के कारण से टेंसाइल तो जनरेट नहीं होता, पर हम तो बेंडिंग के कारण से टेंशन निकाल रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि आप इस टेस्ट को दोबारा करो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि आप इस टेस्ट को दोबारा करो, क्योंकि आपका जो डाटा निकल के आ रहा है वो शियर के कारण से है। जो एक क्रैक्स निकल के आ रहा है यहाँ पर वो शियर के कारण से है, बट हमें कौन सा वाला निकालना है, बेंडिंग के कारण से आने वाले क्रैक्स को। समझ गए कि इन्होंने 3 केस क्यों कहा। सत्तर तुम सो तो नहीं रहे सुदीप, सो तो नहीं रहे। हाँ, मेजरमेंट सपोर्ट के सेंटर से। ए कैसे मालूम होगा भाई, जब लोडिंग लगाते हैं ना तो क्रैक्स आता है, तो वो क्रैक्स का डिस्टेंस है, वो जो ए है वो क्रैक का डिस्टेंस है सपोर्ट से। जितेंद्र हमने बताया था अभी ए क्या है, देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है, ए डिस्टेंस है क्रैक का सपोर्ट से, तो वो तो लोडिंग के दौरान आएगा, उसके लिए तुम्हें पता नहीं करना कैसे पता चलेगा, वो अपने आप पता चल जाएगा ड्यूरिंग लोडिंग, जब आप लगाओगे उसको। बना लिया क्या भाई? अब ये IAS 456 के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, अब यही वैल्यू IAS 456 के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं वो और बता देता हूं, ठीक है। वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ एज पर IAS 456 2000, क्योंकि ज्यादा आपके पास ये वाली वैल्यू पूछता है। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यह फॉर्मूला तब है जब a का वैल्यू 20 से ज्यादा होगा और 13.3 से ज्यादा होगा। यह फॉर्मूला तब है
जब a का वैल्यू 20 से 17 के बीच में हो और 13.3 से 11 के बीच में हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फॉर्मूला क्या है? 3PA डिवाइड बाई BD का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। कुछ भी नहीं हुआ था वो तो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ एज पर IS 456 आप लोगों को अभी बताया था कैसे हुआ? आप बताइए, क्या आप लोगों को पता चला था कि मैंने यहां पर L इक्वल टू 3A लिखा है? किस लिए लिखा था? मैंने कहा था कि आप इस फॉर्मूले को याद मत रखना। मैंने कहा था कि आप इस फॉर्मूले को याद मत रखना, आप इस L की जगह पर 3A रख दोगे तो ये अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। बट मैं क्या कह रहा, जब मैं समझाता हूं, जब आप नोट डाउन करते हो, फिर क्या होता है, फिर जब मैं कहता हूं लिख लो, अब कहते हैं हाँ सर अब समझाओ। तो बेटा पहले जब हम समझाते हैं तब हमें सुन लो, उसके बाद जब हम टाइम देते हैं जब आप लिख लो जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला है कोड के अकॉर्डिंग वह बनता है 0.7 अंडर रूट FC के, ये रहा। और इसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी इसी को कहते हैं, इसी को ही मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं, इसे ही मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं, इसे ही फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसे ही टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम से आता है। अगर कोई भी कह देना कि मैं लिखने का कम टाइम देता हूं तो तुम मुझे बता दो। अगर कोई कह देना कि देखो इतने लोग हैं, अगर तुम कोई भी कह दे कि मैं टाइम कम देता हूं लिखने का तो बता दो मुझे। भाई बताओ, लिखने का टाइम सफिशिएंट है, बढ़ा दिया जाए? बता दो, सभी बता दो, जितेंद्र का जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। सुदीप तुम्हें तो पाप लगेगा भाई, तुम्हें तो पाप लगेगा, वो भी घनघोर वाला। भाई जितना हमें पता है ना कि कितना टाइम दे रहे हैं, जब A का वैल्यू 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, ये बताया था तुम्हें 15, 15, 70 वाले के लिए, और ज़्यादा हो तुम्हारा किससे, अपना 13.3 सेंटीमीटर से, किसके लिए, 10, 10, 50 वाले के लिए। तो जो फॉर्मूला था अपने पास क्रैकिंग स्ट्रेंथ का, वह था अपने पास PL डिवाइड बाय BD का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या करें, भलाई का जमाना नहीं है, सबको पाप लगेगा। छोड़ो, बना लिए, बना लिए, इसको बना लिए। ये एज पर IS 456 है। उन्होंने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उन्होंने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये क्रैक्स को, डिस्टेंस को मेजर करें, फिर ये फॉर्मूला लगाए, फिर ये लगाए, और जब ये कम आ जाए तो हम दोबारा टेस्ट को रिपीट करें। उन्होंने कहा ये सारी मेहनत हम करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, यहाँ से स्ट्रेंथ निकालो और यहाँ से स्ट्रेंथ निकालो, अप्रोक्सीमेट बराबर ही आता है। तो उन्होंने सीधा इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया, कहा
कि इसके बराबर स्ट्रेंथ वहां से आएगा, आप तो ये वाला यूज कर लो। समझ गए? ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, कोई भी टेस्ट यहाँ से वैलिड नहीं है, ये डायरेक्ट उन्होंने दे रखा है एक डाटा के अकॉर्डिंग। समझ गए? बना लो यहाँ से। मॉडुलस ऑफ रप्चर भी इसी को कहते हैं, फ्लेक्सर टेंसर स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं, टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ से क्या आती है कि सर जो यहाँ से स्ट्रेंथ मिलता है और जो टेंसाइल डायरेक्ट टेंशन से मिलता है, तो अगर हम कंपेयर करें तो कितना मिलेगा? तो जब हमने नोटिस करा तो जो हमें डायरेक्ट टेंशन से स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, स्ट्रेंथ फ्रॉम डायरेक्ट टेंशन, स्ट्रेंथ फ्रॉम डायरेक्ट टेंशन टेस्ट is obtained 50% of strength obtained from flexural strength, flexural tensile strength। ठीक है, तो जो डायरेक्ट से टेस्ट मिलती है फ्लेक्सुरल, उसका जो फ्लेक्सुरल से स्ट्रेंथ मिलती है डायरेक्ट, उसके जस्ट पे कितना है? 50% है। कितना है? 50% है। ठीक है, कितना बनता है? 50%। चलिए, .35, ये किसने बताया? इतना नहीं होता, इतना नहीं होता है भाई, 0.35 तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। ठीक है, कितना होता है? 25% 50% होता है उसका। उसके बाद टेस्ट नंबर थर्ड स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। इसका एक नाम होता है, इसे ब्रेजिलियन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्रेजिलियन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ब्रेजिलियन टेस्ट बोले या स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट बोले, बात क्या है? सेम ही है। .35 रूट, अरे वो ऐसे नहीं होता है, मैं बताता हूं। देखिए, हमने अभी कहा कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसका 0.7 √FC के है, तो हमने कहा कि ये इसके 50% आता है। डायरेक्ट जो स्ट्रेंथ है वो इस फ्लेक्सुरल के 50% है। एक बात बता देता हूं, कोड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, पर आप अगर आप बनाना चाहो उस फॉर्मूले को तो आप बना सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट टेंशन के लिए फॉर्मूला बना रहा हूं। ठीक है, यह एक फॉर्मूला है किसके लिए? डायरेक्ट टेंशन टेस्ट के लिए। डायरेक्ट टेंशन टेस्ट के लिए हमने कहा कि यह 0.7 √FC के किसके लिए है? 0.7 √FC के किसके लिए है? ये आप क्या होगे? फ्लेक्सुरल के लिए। आप क्या होगे? किसके लिए? फ्लेक्सुरल के लिए। तो इसी का 50%, इसी का 50% कर दो, इसी का 50% कर दो, कितना हो गया? 0.35 √FC के। तो ये बन गया किसके लिए? ये बन गया डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला। समझ गए? कोड ने ऐसा नहीं कहा है, बट मैंने बताया कि ये डाटा निकल के आता है, ये कोड ने जरूर कहा है। तो आप जो ये वाला फॉर्मूला है इसको 50% कर दो, तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए? डायरेक्ट टेंशन के लिए। ठीक है, ऐसे बनता है ये। समझ गए क्या? समझ गए ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ? ऐसे कोई फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, बट अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं, क्योंकि यह जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है? फ्लेक्सर का। तो फ्लेक्सर का 50% होता है डायरेक्ट, तो उसका 50% करोगे 0.35 आ जाएगा। आगे चले, आगे चले।
स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, सॉरी स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, जिसे ब्राजीलियन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको याद है कि हमने एक कोर यूज किया था जिसका लेंथ अपने पास 30 था, डाया 150 था। याद है आपको? अभी अभी हमने अपना जो कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट था उसमें मैंने अच्छे से बताया भी है कि वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है, वो एक्यूरेट डाटा देता है, बट हमारे जो आईएएस कोड है वो 150 को यूज करते हैं। जबकि जो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, वो सब लोग किस पे टेस्ट करते हैं? कोर पे ही टेस्ट करते हैं, और वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि हम मेंबर भी लंबे लंबे यूज करते हैं। आपने जब उस मेंबर को लिया तो हमने उसको रखा था ऐसे, जब हमने उस मेंबर को लिया तो हमने रखा था ऐसे। इस टेस्ट में इसको ऐसे लिटा देंगे और फिर हम लोडिंग लगा देंगे, समझ गए? कंप्रेसिव टेस्ट में हम इसको ऐसे करके लोडिंग लगाते हैं, टेंसाइल में हम ऐसे करके लोडिंग लगा देंगे, तो ये बन गया स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। मतलब बात क्या है कि यही टेस्ट होता है जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, बट जो ऑपरेटर्स है ना वो हमारे पास सेम है, जो सैंपल है वो भी हमारे पास सेम है, बस जो लोडिंग लगती है ना वो अब लेंथ वाइज लगती है। पहले कैसे लग रहा है? एक्सियली, पहले कैसे लगता है? एक्सियली। अब कैसे लग रहा है? लेंथ वाइज लगता है यहाँ पर। ओके, लोडिंग अलोंग द डायामीटर, नहीं, लोडिंग अलोंग द लेंथ, लोडिंग अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इन दिस टेस्ट, इन this test cylinder specimen, in this test cylinder specimen is used, cylinder specimen is used, लिख लेना। इसका लेंथ कितना है? 300 एंड डाया कितना है? 150 mm, जो आपको याद आ जाए। and it's subjected to loading along the longitudinal direction, एक बार बनाओ, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। क्योंकि तुम्हारा मन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आप स्पेसिमेन देखोगे ना चलो तब बताएंगे, बस लिख लेते हैं पहले इसके बारे में। लिख लिया जितेंद्र और सुदीप? है भाई, लिख लिया? बता दो, टाइम कम है तो। है भाई सुदीप, लिख लिए? तुम्हारे लिए 10 सेकंड और, बस खुश रहो, बस तुम खुश रहने चाहिए। अच्छा लगता है नहीं? चलो हो गए 5 सेकंड, चलो तुम खुश रहो बस। अब यहाँ पे जो लोडिंग लगती है वो कंप्रेसिव नेचर की लगती है। एप्लीकेशन ऑफ ड्यू टू application of compressive loading due to application of compressive loading development of compressive stress, development of compressive stress up to the
up to the certain depth, up to the certain depth, below the application of loading, and remaining portion subjected to टेंसाइल स्ट्रेस। कह रहा है इस कंप्रेसिव लोडिंग के कारण से लिखना, कंप्रेसिव लोडिंग के कारण से कुछ डेप्थ तक, कुछ गहराई तक कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होती है, और शेष बचे हुए सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होती है, शेष बचे हुए सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होती है। लिख लिए है भाई ताराचंद? सुदीप और जितेंद्र लिख लिया है भाई? लिख लिया? चलो तुम बस खुश रहा करो, बस तुम दोनों, अब तुम दोनों का नाम लेके आराम से पूछा करेंगे भाई। तुमने लिख लिया मतलब सबने लिख लिया। देखिए अब यहाँ पे इसका प्रोसीजर देखिए कि कैसे रहता है। यहाँ पर अपने पास क्या होता है कि यहाँ पे मेंबर लिया जाता है, यहाँ पर मेंबर लिया जाता है ऐसा। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ कितना है जल्दी से बताओ। तो आप क्या होगे सर, 300 इसका लेंथ है और 150 इसका डाया है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पर वुडन प्लांक लगा देते हैं, यहाँ पर वुडन प्लांक लगा देते हैं, यहाँ पर वुडन प्लांक लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वुडन प्लांक लगा देते हैं ऐसे, और ठीक है, वुडन प्लांक लगा दिए। ये क्या है यहाँ पर? ये है वुडन प्लांक है। वुडन प्लांक मतलब फंटे होते हैं लकड़ी के, सिंपल सम बताएं। और यहाँ से लगाया जाता है लोडिंग। क्या लगाया जाता है? लोडिंग। और यहाँ से लगाया जाता है लोडिंग। अब होता क्या है कि जब आप इसको बीच में से कट करके देखोगे ना यहाँ से, तो आपको ये सेक्शन कुछ ऐसे मिलेगा, आपको ये सेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर क्या किया है कि वुडन प्लांक यहाँ पे लगा रखा है, एक वुडन प्लांक यहाँ पे लगा रखा है, एक वुडन प्लांक यहाँ, अरे भाई एक वुडन प्लांक यहाँ पे लगा रखा है और एक यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। और लोडिंग लग रहा है यहाँ से भी, और लोडिंग लग रहा है यहाँ से भी। अब आपने गुब्बारा देखा है? गुब्बारा, आपने गुब्बारा देखा है ना? तो जब उस गुब्बारे को हम दबाते हैं ना, जब दबाते हैं तो ऊपर से और नीचे से क्या लगाया? कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव भी जनरेट होता है। बीच वाला पोर्शन देखा है आपने? जब ऊपर और नीचे से दबाते हैं ना तो बीच वाला पोर्शन बाहर जाता है। बीच वाला पोर्शन क्या होता है? बाहर जाता है। तो सेम बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। जब आप ऊपर और नीचे से दबाते हैं ना तो आप इसके बिल्कुल एक छोटे से फाइबर पे देखो, बिल्कुल एक छोटे से फाइबर की बात कर रहा हूँ इसकी। इसको मैं बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर
आपने फोर्स लगाया कंप्रेसिव, बट ये जो फाइबर है, ये जो साइड वाले फाइबर है, इनमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है, इनमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? टेंसाइल स्ट्रेस। और यही जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये मूव करता हुआ 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 ऐसे हो जाएगा और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो ये क्रैक जनरेट होती है यहाँ पर, यही चीज इसको जनरेट करता हुआ जाता है ऊपर तक और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसी कारण से इस टेस्ट को स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट कहते हैं। अब बात आती है कि सर आपने यहाँ पे कंप्रेसिव लगाया तो कंप्रेसिव ही तो होना चाहिए, तो अगर इस लोडिंग पे लगाओगे तो सर हमें कंप्रेसिव कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही बात। तो ये जो कंप्रेसिव है ये हम ज्यादा स्ट्रेस में लगाते हैं, पर जो वुडन प्लांक है ना, ये क्यों लगाए जाते हैं? जो तुम्हारे पास स्ट्रेस आए, कहाँ पर? इस सेक्शन पे रिड्यूस द, यहाँ तो जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं। हाँ, क्यों यूज कर रहे हैं? टू रिड्यूस द स्ट्रेस, टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑन स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के ऊपर यह कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए उसको कम करने के लिए पहले लकड़ी के फंटे लगाए जाते हैं। तो आप अगर 10 लगा रहे हैं ना, तो मेंबर के ऊपर सिर्फ 2 ही जाएगा। मेंबर पे कितना जाएगा? 1 या 2 ही जाएगा। तो जो आपको अब स्ट्रेस जनरेट हो रही है ना, अब वो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि वो कहीं ना कहीं टेंसाइल लोडिंग के कारण से जनरेट हो रही होगी। ओके, क्लियर है? और यहां पे अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो देखो ऊपर और नीचे तो कंप्रेसिव लग रहा है, तो यहां तो कंप्रेसिव होगा, बट इससे नीचे वाले जो फाइबर हैं उनमें जनरेट होता है कंप्रेसिव, उनमें जनरेट होता है यहां पर टेंसाइल। ठीक है, ऊपर और नीचे तो लोडिंग कैसे लग रहा है? कंप्रेसिव नेचर का। तो नो डाउट ऊपर और नीचे जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कैसी होगी? कंप्रेसिव। पर जो बीच वाला पोर्शन है ना, जो अनसपोर्टेड है, वो टेंसाइल में ही होगा। ठीक है, ये क्या है? यह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। यह तुम्हारा क्या है? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिमेन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिमेन। तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से आप कंप्रेसिव लोडिंग की हेल्प से कंप्रेसिव मेंबर के ऊपर आप किस तरीके से टेंसाइल स्ट्रेस का पता करते हैं। बना लिया क्या? जल्दी से बनाओ। कंसंट्रेशन का मतलब होता है संगीतता, ये होता है। संगीतता मतलब वहां पे मात्रा ज्यादा हो जाती है। बाकी तो लकी है ही आज क्लास में। लकी बताओ भाई, हिंदी बताओ भाई को हिंदी जानना है। हाँ, संगठता, बिल्कुल सही। लिख लो जितेंद्र बेटा, लिख लो उसको। बना लिया क्या?
बना लिया आपने? अब फॉर्मूला देखिए कि यहां से कैसे पता लगाते हैं। फॉर्मूला ऑफ स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। एक बात बताइए, FCR बटे कहां से है? स्प्लिट सिलेंडर से। लोडिंग कितने जगह से लगाया? लोडिंग कितने जगह से लगाया? 2 जगह से। तो ये हो गया 2P। कहां पे लगाया? कहां पर लगाया? सरकमफ्रेंस पर। भाई कहां पे लगाया? इसके सरकमफ्रेंस पर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी एल। तो ये बन गया फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग? स्प्लिट सिलेंडर के अकॉर्डिंग। हमारे पास क्रैकिंग स्ट्रेंथ का, टेंसाइल का, फ्लेक्सुरल का बात एक ही है। ठीक है। ऊपरी और नीची सतह पर लिख लो, ऊपर और निचली सतह पर। अब बात करें सबसे बढ़िया रिजल्ट कहां से आता है। अब तुमसे अगर पूछ ले कि भाई सबसे बढ़िया रिजल्ट कहां से आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम फॉलोइंग टेस्ट। बताओ सबसे अच्छा रिजल्ट किस स्ट्रेंथ से आएगा? फ्लेक्सुरल से। तो यहां पे जो स्ट्रेंथ होगा वो कौन सा लिखेंगे? फ्लेक्सुरल। कौन सा लिखेंगे? फ्लेक्सुरल। और सबसे कम किससे मिलेगा? सबसे कम किससे मिलेगा? सबसे कम किससे मिलेगा? डायरेक्ट से। तो हम बोलेंगे जो स्ट्रेंथ आती है वो कहां से आएगी? डायरेक्ट वाले से। डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट से। और जो 30 सेकंड वाला है स्प्लिट सिलेंडर वो मिलेगा सेकंड वाले से। समझ गए? ये ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे कम पूछे तो डायरेक्ट टेंशन से मिलती है, और सबसे अच्छा पूछे तो फ्लेक्सुरल से, और इंटरमीडिएट पूछे तो स्प्लिट से। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास कभी भी चॉइस पूछे कि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किससे पता करेंगे, तो आंसर तुम्हारा क्या निकलेगा? फ्लेक्सुरल। समझ गए हमने इसको बेस्ट मेथड क्यों कहा है? क्या आपको क्लियर हुआ क्या हमने इसको बेस्ट मेथड क्यों कहा है? मतलब सबसे अच्छा टेस्ट इसी से निकल के आता है, इस डाटा हमारा टेंसाइल का। हाँ ताराचंद भाई बोलो कि इसका बोले, इसका लिखिए अवरोही क्रम में टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट लोडिंग कंडीशन करना ना, थर्ड पॉइंट, इसी को बोलते हैं थर्ड पॉइंट लोडिंग से। लिखिए अवरोही क्रम में टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख लिए। तो पहले पे लिख लेना फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, दूसरे पे लिखना स्प्लिट सिलेंडर, और तीसरे पे लिखना डायरेक्ट टेंशन। बना लिए? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं।
इसे बोलते हैं NDT टेस्ट, माने कि NDT टेस्ट कहते हैं इन्हें। नाम क्या है इनका? इनका नाम है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। NDT टेस्ट मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये दूसरी टेस्ट है। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो मेंबर पर जब हार्ड हो जाता है, जब हम मेंबर को अपने स्ट्रक्चर में यूज कर लेते हैं, तो हमें चेक करना होता है क्या अभी भी ये सफिशिएंट डिस्टेंस दे रहा है। तो वो जब हम चेक करते हैं ना, तो उसे कहते हैं NDT टेस्ट, ठीक है। और जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ना, तो मेंबर कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ओके, दो बातें होती हैं कि स्ट्रक्चर में यूज करने के बाद मेंबर का स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। दूसरा, ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद मेंबर फेल नहीं होता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। और इससे पहले मैंने जितने भी आपको टेस्ट बताए हैं ना, वो किसी सैंपल के ऊपर बताए हैं, किसी सैंपल के ऊपर। बट अब हम टेस्ट किसके ऊपर करने वाले हैं? डायरेक्ट मेंबर पे, ठीक है। तो मैं थोड़े डिस्ट्रक्टिव भी बताऊंगा, बट अभी आप नॉन डिस्ट्रक्टिव करिए। ओके, चलिए। हाँ, स्ट्रक्चर पे करते हैं ये, ठीक है। ठीक है, चलिए। जितना भी हमने पढ़ा है वो किसके बारे में है? सैंपल के बारे में। तो टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट, टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट indicate the strength of member, indicate the strength of member, strength of specimen। भाई जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं वो किसके ऊपर हैं? वो किसके ऊपर हैं? स्पेसिमेन के ऊपर। But strength of actual structure is different, hence non-destructive test is used to indicate the property of structure, indicate the property of structure, like quality, voids, permeability, डेंसिटी, एग्जैक्ट। ताराचंद लिखना भाई, लिखना। कंक्रीट की टेस्टिंग से हमें स्पेसिमेन, कंक्रीट की टेस्टिंग से हमें स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ का पता चलता है। कंक्रीट की टेस्टिंग से स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ का पता चलता है, जबकि स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है,
भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने जो टेस्टिंग की है वो टेस्टिंग करी इस मोल्ड पर, आपने टेस्टिंग करी इस मोल्ड पर। तो एक बात बताओ कि जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है और जो टेस्टिंग इस पे कर रहे हो, क्या वो स्ट्रेंथ सेम आ सकता है कभी? आप बताइए, तो क्या कभी स्ट्रेंथ सेम आ सकता है? नहीं ना। इसलिए जब मेंबर को हम यूज कर लेते हैं, कंक्रीट को जब हम मेंबर के अंदर यूज कर लेते हैं, तो हमें पता लगाना है क्या इसका जो प्रॉपर्टी है अभी भी वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये टेस्टिंग किया जाता है। ओके, ये टेस्टिंग किया जाता है। इसलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम स्ट्रक्चर की निम्न प्रॉपर्टी का पता लगाते हैं, जिससे हम स्ट्रक्चर की निम्न प्रॉपर्टी का पता लगाते हैं, जैसे कि क्वालिटी, कहीं उसमें वाइड्स तो नहीं है, उसका परमेबिलिटी कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, एग्जैक्ट्रा। अब मुझसे इनका मतलब मत पूछना। हाँ भाई जितेंद्र, क्या होगे सर? परमेबिलिटी को बताओ हिंदी में क्या कहेंगे, एग्जैक्ट्रा को बताओ हिंदी में क्या कहेंगे? नोट कर लिए? चलिए, तो टेस्ट नंबर पहला लिखिए, मेथड ऑफ एनडीटी। मेथड ऑफ एनडीटी पहला लिखिए रिबाउंड हैमर टेस्ट। पहला लिखिए रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उसके नाम से भी इसको याद रखिएगा, स्मिथ रिबाउंड हैमर। क्या बोलते हैं इसे? स्मिथ रिबाउंड हैमर। ओके, इन साइंटिस्ट ने दिया था, उनके नाम से इनको याद रखना, क्योंकि 2 बार पेपर में पूछ रखा है कि जो रिबाउंड हैमर टेस्ट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो स्मिथ। ठीक है, चलिए कैसे होता है इसके अंदर, है ना, परफॉर्म कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यह है हमारे पास कंक्रीट सरफेस हो गया, यह है हमारे पास कंक्रीट सरफेस हो गया। ठीक है, ये हो गया कंक्रीट सरफेस। यहां से हमारे पास ऐसे और ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर और ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इस तरीके से यहां से
चलिए बनाएं, अब समझाएं या बना लिया तो बताइए। कहते हैं इससे, इसका नाम क्या था, कैचअप। देखिए बीएमसी का जेई का एमसीक्यू सफिशिएंट है, इसी ईएसी का भी बनाना पड़ेगा। सबका लगा लो, कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है, चलो देखो, हम जब इसको लेकर आते हैं ना स्मिथ रिबाउंड हैमर को, तो इसको निकालते हैं। जब निकालते हैं तो वहां पे हमें दो चीजें मिलती हैं। दो चीजें क्या क्या मिली, एक तो मिला अपने पास हैमर, एक तो अपने पास मिला उसके अंदर से हैमर, और एक मिलता है स्केल कार्ड। क्या मिलता है, स्केल कार्ड। ओके, दो चीजें मिलता है। स्केल कार्ड बताता है कि रीडिंग के अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब ये रीडिंग क्या होता है, रीडिंग जो ये स्केल है, इस स्केल पर एक रीडिंग आती है जो ये रिबाउंड हैमर देता है, जो ये राइडर देता है। ओके, देखो होता क्या है, पहले हम इसको निकाले, चेक करें भाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम इसको मार्क देखे, रीडिंग आ रही है, काम कर रहा है, जीरो कर दो, वापस क्या कर दो, जीरो कर दो। अब इस सरफेस पे मुझे पता करना है, इस सरफेस पे मुझे पता करना है, तो मैं यहां पे लूंगा, इसको इस तरीके से मारेंगे दीवार पे। जैसे ही आप मारोगे तो यहां पर प्लंजर पे ये आगे लोडिंग लगाएगा, मतलब ये आगे इंपैक्ट करेगा, तो एक बैक लोडिंग मिलती है इसको। भाई रेजिस्टेंस तो मिलेगा ना इसको, सरफेस पे ऐसा ना हुआ कि सरफेस के पार चला जाएगा। तो जैसे ही इसको इंपैक्ट वापस मिलेगा तो ये स्प्रिंग खुल जाता है। स्प्रिंग क्या होता है, खुल जाता है, जिस कारण से रिबाउंड मास वापस जाकर वापस आता है। पर जब ये राइडर इसके साथ वापस जाता है ना, तो राइडर उसी जगह पर रुक जाता है, बस ये वापस आता है। और जहां पे राइडर रुक जाता है, जहां पे राइडर रुक जाता है, वहां पे एक रीडिंग आ जाती है, और उस रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि इसका क्वालिटी कितना हो सकता है, कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है, बहुत खराब क्वालिटी का है। अब कहते हो कि सर मान लो कि यहाँ पे मैंने जहां पे इसको मारा वहां पे रेनफोर्समेंट थी, तो मुझे रीडिंग ज्यादा मिला, और एक दूसरी जगह पर जहां पे क्रैक्स थे, बड़े बड़े क्रैक्स थे अंदर की तरफ, वहां मारता तो रीडिंग नहीं मिलती। इसी कारण से जिस सरफेस पे इसको पता करना है, वहां एक जगह नहीं मारेंगे, एक बार नहीं मारेंगे, वहां पे कम से कम 15 से 17 बार मारोगे। एक बार यहां, 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 और उन 15-17 का जो भी एवरेज आएगा ना, वो रीडिंग मानेंगे। और एक जगह पे क्यों नहीं मानते, तो क्या पता कि उसके पीछे वाइड्स हो, क्या पता कि उसके पीछे एग्रीगेट हो, क्या पता उसके पीछे अपने पास रेनफोर्समेंट हो, भाई पीछे कुछ भी हो सकता है, वही तो रीडिंग रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसी कारण से हम कह नहीं सकते कि एक बार में रीडिंग ठीक आ जाएगा। तो एवरेज लेंगे 15-16 का, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। समझ गए कैसे करा जाता है इसको? वापिस नहीं आता, रुक जाता उस जगह पर, रिबाउंड आ जाता है वापिस। हम ऐसे कह रहे थे कि जिस सरफेस पर हमें इसको पता करना है, वहां पे हम इसको मारेंगे, मारने के बाद ये स्प्रिंग इसको रिबाउंड को पीछे भेज देता है।
ये वापस जाता है ना, और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। पर जो राइडर है ना, ये राइडर इस रिबाउंड के साथ जाता है बट ये वापस नहीं आता, और जहां पे ये राइडर रुक जाता है ना, वह कुछ रीडिंग देगा, और वह रीडिंग हमें बताता है कि क्वालिटी कैसा होगा, वह रीडिंग बताता है हमें क्वालिटी कैसा होगा। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसको, फिर इसके एक टेबल हम बात करेंगे, उस टेबल की हम बात करेंगे जल्दी से। इसके स्प्रिंग की हेल्प से, स्प्रिंग एक जो कंजर्व मास होता है ना, उसको इम्पैक्ट करता है। भाई जैसे कि अपने पास पेन में नहीं होता, पेन में स्प्रिंग, आप पेन की स्प्रिंग को मारते हैं तो देखते नहीं पीछे स्प्रिंग वापस जाता है वहां पर। नहीं, ज्यादा महंगा नहीं होता। प्लग वेल्ड में मैंने ये कहा था कि उसका साइज नहीं पता कर सकते। प्लग वेल्ड के अंदर मैंने ये कहा था कि उसका साइज पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे एवरेज रिबाउंड नंबर का। एवरेज रिबाउंड नंबर जो भी आपके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी आपको ये टेबल याद रखना है, आपको ये टेबल याद रखना है बेटा, याद रखना। अगर जो एवरेज आएगा, ठीक है, वह 40 से ज्यादा आता है तो क्या शो करता है, वेरी गुड क्वालिटी कंक्रीट, वेरी गुड क्वालिटी कंक्रीट। अगर 30 से 40 आता है तो ओनली कहेंगे गुड क्वालिटी कंक्रीट, गुड क्वालिटी कंक्रीट। ये पूछ रखा है, ये गुड क्वालिटी वाला पूछ रखा है, कह रहा है कि कंक्रीट गुड क्वालिटी का है तो रिबाउंड नंबर कितना हो सकता है, 30 से 40। और अगर 20 से 30 है तो कैसा हो सकता है, फेयर, जिसको हम कह सकते हैं मॉडरेट। क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट क्वालिटी। और जब ये 20 से कम आएगा, 20 से कम, या सिंपल बोलो 0 या 20 से कम, तो कहते हैं डाउटफुल, कि पीछे करेक्ट है, दोबारा कर लो, डाउटफुल। हाँ, थोड़ा सा जैसे पेन है ना, ऐसा रहता है इस टाइप से। मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, बना लिया, टेबल बना लिया। टेबल को 5 स्टार कर देना। टेबल ये है यहाँ पर जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। इसके बाद में आपका जो यहाँ से रिजल्ट आता है ना, वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ से वेरी करता है। जो यहाँ से स्ट्रेंथ आता है वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ से वेरी करता है। इन दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट,
in this test accuracy of strength या फिर कह सकते हो accuracy of test is varies in the range of 20 to 25% of original strength। यहाँ से जो भी स्ट्रेंथ आता है उसकी एक्यूरेसी ओरिजिनल वाले से 20-25 ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब मान के चलो कि यहाँ आपका स्ट्रेंथ होता है 100, तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ आएगी ना वो आपके पास 80 से 120 के बीच में आएगी, इतना वेरी कर सकता है। मतलब आपके मेंबर की स्ट्रेंथ अगर 100 है तो यहाँ से जो भी डाटा आएगा ना वो 80 से 120 के बीच में आएगा, इतना वेरी कर सकता है, इतना वेरी कर सकता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये एक्यूरेट नहीं बताता। ठीक है, अब कल बात करेंगे इसके आगे का। ठीक है, सेकंड टेस्ट पढ़ेंगे रिबाउंड हैमर, फिर कुछ अपने पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे क्वालिटी वो मैन्युफैक्चरिंग, फिर कुछ डिफेक्ट्स देखेंगे और कुछ कंक्रीट की बात करेंगे जो जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए अलविदा, राधे राधे। सीमेंट, अरे कंक्रीट है, बीएमसी पढ़ा चुके हम, बीएमसी पढ़ा चुके भाई, बीएमसी पहले खत्म करवा दिया था। कंक्रीट बच रहा था तो उसको हम रिपीट करवा रहे हैं, मतलब उसको बचा हुए करवा रहे हैं। राधे राधे। 2 दिन और 2-2.5 दिन मान लीजिए। ठीक है, चलिए।